नमस्कार साथियों, मैं शिकवार सर आपका एक बार पुणे आपका उदयपुर के सरजी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, जो जितने भी मेरे शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले मेरे मित्र हैं, साथी है, मेरे जितने भी भाई है बहन है, वो तैयार हो जाइए। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का क्रम निरंतर चल रहा है, उसी के तहत यदि हम बात कर रहे हैं तो आज मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 17 के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। उक्त कथन के प्रतिपादक कौन है? कहने का तात्पर्य यह है कि विकास जो होता है वो लयात्मक होता है, लय युक्त होता है, नियमित नहीं। इस कथन को कहने वाला आखिर कौन शख्सियत है? पहला ऑप्शन, क्या स्टैंडर्ड हॉल है, क्या हडलॉक ने यह कथन कहा, या किलपैट्रिक ने यह कथन कहा, या जीन पियाजे ने यह कथन कहा? चारों विकल्प पर चर्चा करेंगे, उत्तर स्वतः ही निकलकर आएगा। बात हम करते हैं, विकास लयात्मक होता है, फिर आगे प्रश्न कह रहा है यह नियमित नहीं है। इस कथन को किसने कहा? यदि हम बात करते हैं जीन पियाजे को, तो जीन पियाजे ने किशोरावस्था के लिए एक बात कही थी। किशोरावस्था जो होती है कैसी होती? किशोरावस्था आदर्शों सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था होती है और जीवन का सामान्य समायोजन है। यह बात किसने कही? जीन पियाजे ने कही। क्या कही? क्या कहता है जीन पियाजे कि किशोरावस्था आदर्श वे सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है तथा जीवन का सामान्य समायोजन है। जीवन का सामान्य क्या है? समायोजन है। यह कथन जिस व्यक्ति ने कहा वो कौन था? जीन पियाजे। इसका मतलब ये ऊपर वाला कथन नहीं कहा, तो ये पहला ही ऑप्शन विकल्प क्या हो गया? यहां गलत हो गया। दूसरे विकल्प की बात करें तो किलपैट्रिक का विकल्प क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि किलपैट्रिक जो कहता है ये वो शख्सियत है जिसने प्रोजेक्ट मेथड को दिया था, और यह क्या कह रहा है? किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। बिल्कुल इनसे एक ही प्रश्न के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे। तो किलपैट्रिक का कथन तो क्या था? किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है, जबकि परिभाषा क्या पूछी जा रही कि विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं। यह कथन किसने कहा? तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल साथियों सही होगा। हडलॉक का यह कथन है, और हॉल कहता है किशोरावस्था संघर्ष तूफान का काल है। किशोरावस्था क्या है? संघर्ष और तूफान का काल। संघर्ष में तूफान का काल। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, और बी क्या हो गया? सही। क्यों? हडलॉक ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यह बात कही कि विकास जो होता है वो लयात्मक होता है, लय युक्त होता है, नियमित नहीं। तो आपको ये पता हो गया आखिर बी विकल्प क्यों सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? घनिष्ठ मित्रता का काल किस अवस्था को बताया गया है? ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पर घनिष्ठ मित्रता होती है? मित्रता के लिए वो अपनी जान तक दे देता है, उसके लिए लड़ाई तक कर लेता किसी से भी। तो बताइएगा घनिष्ठ मित्रता का काल किस अवस्था के लिए कहा गया है? देखिएगा, हम बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था में भाई बहनों में झगड़े हो सकते हैं, या फिर मित्र तो होते हैं लेकिन घनिष्ठता को लेकर किसी तरह का उल्लेख नहीं कहा गया। इसे संग्रह की अवस्था कहा गया, या संग्रह का काल भी कहा गया है, लेकिन घनिष्ठ मित्रता की अवस्था नहीं कहा गया। यदि आप सोचते हो किशोरावस्था, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि किशोरावस्था को घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहा गया। घनिष्ठ क्या है? मित्रता की अवस्था कहा गया। की अवस्था किसने कहा? बिल्कुल यहां पर एक क्वेश्चन और तैयार होता है, ये कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो एक नाम आता है वैलेंटाइन।
देखिए साथियों, मैं वैलेंटाइन डे की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? वैलेंटाइन की बात कर रहा हूं। वैलेंटाइन ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने किशोरावस्था को घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहकर पुकारा था। तो बिल्कुल बी विकल्प क्या हो गया? आपका आंसर हो गया सही। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। सीखने का क्या है? आदर्श काल है शैशवावस्था। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब चीज आती है आपके युवावस्था का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये किशोरावस्था में ही समाहित है। तो बी विकल्प क्या हुआ? सही हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किशोर किसको अपने मार्ग का बाधक मानते हैं? सोचेगा, यदि आप इस अवस्था में थे तो आप कुछ करना चाहते थे, आपको कौन रोकता था जिसे आप अपने रास्ते का एक तरह से एरर मानते थे, उसको बाधक मानते थे? देखिएगा, क्या आपको मित्र रोकता है? नहीं रोकता है, क्योंकि इसे घनिष्ठ मित्रता की अवस्था कहा गया। घनिष्ठ क्या कहा गया? मित्रता की अवस्था है। तो इसका मतलब मित्र कभी भी अवरोधक नहीं थे, तो यह विकल्प तो होगा नहीं। क्या आपको समाज किसी कार्य को करने से रोकता है? समाज में रहकर तो आप क्या करते हो? समन्वित होते हो, वो रोकता नहीं है। इसका मतलब ये कारक भी नहीं होगा, ये समन्वित होकर बात कहता है। तो फिर आपको रोकने का कारक क्या? विद्यालय है। विद्यालय में रहकर आप बहुत कुछ सीखने का कार्य करते हो। क्या करते हो? सीखने का कार्य करते हो। इसका मतलब आपके जो भी बड़े बुजुर्ग वगैरह थे, आपको ये कहते थे ये पेन ये ना पेन, आपको घूमने जाते बेटा जल्दी आना, इस तरह से आपको टोका टोकी पसंद नहीं थी। तो किशोर क्या करता है? प्रोडो को अपने मार्ग का क्या मानता है? बाधक मानता है। तो बिल्कुल सी विकल्प क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही जबरदस्त है साथियों और बहुत ही मार्मिक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, किसने यह कहा है कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हम आदतें हमारा निर्माण करती? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने यह कथन कहा, पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं फिर आदतें हमारा निर्माण करती? कहने का मतलब आपकी भाषा में पहले हम लक्षण लेते हैं और लक्षण आने पर अपने आप क्या होता है? हमारा विकास होता। तो कहने का तात्पर्य पहले हम आदतों का निर्माण करते फिर आदतें हमारा निर्माण करती। इस कथन को किसने कहा? देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन में यदि आप मानते हो तो ये बिल्कुल आपकी मूर्खता होगी, ये कथन नहीं है न्यूमैन का। क्योंकि न्यूमैन ने क्या कहा? 5 वर्ष की अवस्था, क्या कहा? 5 वर्ष की अवस्था मस्तिष्क के लिए, किसके लिए? मस्तिष्क के लिए ग्रहणशीलता की अवस्था है। ग्रहणशीलता की अवस्था है। यह बात किसने कही थी? न्यूमैन ने कही। तो पहला विकल्प क्या हो गया? गलत। तो बताइए आदतों को लेकर किसने कहा? क्या रॉस ने कहा? नहीं कहा साथियों, क्योंकि रॉस जो बात कहता है वो क्या कहता है? बाल्यावस्था तो मिथ्या परिपक्वता का काल है। क्या कहता है? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या परिपक्वता का काल। इसके अलावा रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति से भी संबोधित कर दिया था। क्रो एंड क्रो की यदि बात करते हो तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्रो एंड क्रो ने तो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा। इसके अलावा आदत ज्ञान अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम का ये 2 कथन कहे। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए भी क्रो एंड क्रो ने कहा व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभव का वर्णन करना शिक्षा मनोविज्ञान है। तो क्रो एंड क्रो ने तो 3 कथन कहे, इन 3 कथनों में से एक भी आदतों का लेकर कथन नहीं कहा, इसलिए विकल्प नहीं है। तो विकल्प कौन सा हो गया? विकल्प डी सही हो गया, क्योंकि हाइड्रे नाम का एक व्यक्ति था, हाइड्रे, जिसको हाइड्रेन भी कहते हैं। इसी व्यक्ति ने एक बात कही थी, पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत किसने दिया?
देखो साथियों, यदि आप लोगों ने अधिगम के सिद्धांतों को गहराई के साथ, तथ्यात्मकता के साथ, व्याख्या के साथ, तल्लीनता के साथ यदि आपने पढ़ा है तो इस प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हो। बिल्कुल आपको मानक प्रश्नों की श्रृंखला केवल उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर ही उपलब्ध है मनोविज्ञान में। देखिए, अधिगम के प्रतिस्थापन के सिद्धांत को लेकर मैं बात कह रहा हूं, ये किसने दिया था? यदि आप सोचते हो टोलमैन, तो ये विकल्प बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्या है? क्योंकि टोलमैन ने जो सिद्धांत दिया था वो आपके चिन्ह का सिद्धांत दिया था, संकेत का सिद्धांत दिया था, इसके अलावा प्रतीक का सिद्धांत दिया था। ये किसका है? टोलमैन का। तो यहां पर तो पूछ रहा है अधिगम का प्रतिस्थापन सिद्धांत की बात हो रही। यदि आप ये मानते हो कि जॉन डीवी ने दिया तो ये तो बिल्कुल ही मूर्खता होगी, क्योंकि जॉन डीवी शिक्षा शास्त्री रहा है, वो भी दार्शनिक विचारधारा से समाहित होकर। इसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया का, शिक्षा को क्या माना? त्रिमुखी प्रक्रिया का। अधिगम के सिद्धांत को लेकर कोई भी बात नहीं की। यदि आप ये सोचते हो वाइकोतोस्की, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि वाइकोतोस्की जो था निर्मितवादी विचारधारा को महत्व देता है और सामाजिक अधिगम के सिद्धांतों को लेकर भी बात कहता है। तो आपके सामने विकल्प क्या बचा? केवल गुथरी बचा, और इस गुथरी का पूरा नाम था एडविन गुथरी। क्या नाम था साथियों? एडविन गुथरी। ये वो व्यक्ति था जिसने प्रयोग के लिए लगभग जो बिल्ली को रखा और इसी बिल्ली की 800 फोटोओं का अवलोकन किया और फिर इस बात को कहा यदि बालकों को सिखाना है तो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता होनी चाहिए। इसी समीपता के सिद्धांत का एक नाम क्या है? प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे आखिर बी विकल्प क्यों सही हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? बात क्या हो रही है? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन। पहले तो यह सोचिएगा आखिर अभिकर्मित अनुदेशन होता क्या है? क्या बात कह रहा हूं? अभिकर्मित अनुदेशन को लेकर बात कह रहा हूं। अभिकर्मित अनुदेशन, देखिए क्रमबद्ध जो अनुदेशन होता है, निर्देशन होता है, जहां पर शिक्षक केवल दिशा निर्देश देता है, कंप्यूटर भी आपको दिशा निर्देश देता है और उस दिशा निर्देश के आधार पर एक अधिगम करता क्या करता है? अपना कार्य करता हो, समस्या का समाधान करता हो, सीख लेता है। वो क्या कहलाता है? अभिकर्मित अनुदेशन कहलाता है। यह अभिकर्मित अनुदेशन की विचारधारा अमेरिका में चली थी। अभिकर्मित अनुदेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रेखीय। क्या होता है? रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन, कर्मित अनुदेशन। और एक क्या होता है? एक होता है साथियों शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन। क्या होता है? शाकीय या शाखा अभिकर्मित अनुदेशन भी हम कह सकते हैं। तब यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया था? देखिएगा रेखा कहां होती? स्क्रीन पर। तो क्या नाम आया? स्किनर ने यह सिद्धांत दिया। अब सोचिए तो फिर शाकीय अभिकर्मित किसने दिया? शाखा का संबंध कहां पर है? क्राउड से। तो शाकीय अभिकर्मित का संबंध किससे है? क्राउडर से। शाखा का संबंध यहां गिलफोर्ड है जिसने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था बुद्धि का। और अरस्तु की यदि हम बात करें, जिसे मनोविज्ञान का जनक कहा गया है, मनोविज्ञान का जनक। तो आपको यह पता हो गया रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन किसने दिया? स्किनर ने दिया। बी, सी और डी विकल्प हो गए आपके गलत। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वह वर्ष काल जिसके दौरान लड़के और लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से
बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है। बहुत ही जबरदस्त है साथियों ये प्रश्न, पिछली भर्ती परीक्षा में पूछा गया और ये किसी मनोवैज्ञानिक के कथन को तोड़कर पूछा हुआ है। देखिए वापिस समझिएगा, वे वर्ष काल जिसके दरमियान कोई भी लड़का या लड़की, किशोर या किशोरी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। तो बाल्यावस्था से किस ओर जा रहे हैं? परिपक्व अवस्था की ओर जा रहे हैं, मतलब किशोरावस्था की ओर जा रहे हैं। और यहां क्या पूछा जा रहा है? बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर, और प्रौढ़ा मतलब जब परिपक्व हो जाता है उसे क्या कहा गया? इस काल से उस काल तक जाना। तो बिल्कुल उसका संबंध किस अवस्था से रहता है? उसका संबंध किशोरावस्था से रहता है। तो डी विकल्प क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। उसका संबंध शैशवावस्था से नहीं रहता है, उसका संबंध वयस्क अवस्था से नहीं रहता है, और उसका संबंध उत्तर बाल्यावस्था से भी नहीं रहता है। बिल्कुल इस कथन को तोड़कर पूछा गया। हालांकि ये जो कथन है ये जर्सिल्ड महोदय का है कथन, जो कि फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। यदि कोई विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है तो इस कथन के प्रतिपादक कौन है? जर्सिल्ड है। तो बिल्कुल इस कथन को तोड़ मरोड़ कर सवाल के रूप में एग्जाम में पिछली भर्ती परीक्षा में यह पूछा गया। तो जब कोई लड़का या लड़की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है तो इसका संबंध किशोरावस्था से रहता है। तो डी विकल्प क्या हो गया? सही माना गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बुद्धि मनुष्य की महान संपदा होती है। जो आपकी आईक्यू है वे किसी भी व्यक्ति की बहुत ही जबरदस्त संपदा होती है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है साथियों। तो सोचिएगा इस कथन को किसने कहा? बात करते हैं जॉन डीवी की। बात करते हैं किसकी? जॉन डीवी की, जिसने यदि देखा जाए तर्क पर एक बात कही थी। क्या कही थी? तर्क को लेकर इसने तार्किक चिंतन को वैचारिक चिंतन कहा। तर्क को लेकर क्या कहा? तर्क क्या है? एक तरह से तर्क वैचारिक चिंतन है। वैचारिक चिंतन है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है किस व्यक्ति ने तर्क को वैचारिक चिंतन कहा? तो जॉन डीवी ने कहा। तो यह मनुष्य की बुद्धि को लेकर इसने कोई कथन नहीं कहा। कोलर की यदि बात करते हैं तो कोलर ने सूझ के सिद्धांत को लेकर बातें कही। सूझ का सिद्धांत, जिसे आकस्मिक सोच का प्रतीक कहा गया। आकस्मिक सोच का प्रतीक कहा गया। बिल्कुल ये किससे संबंधित है? सूझ से। तो ये विकल्प भी क्या है? नहीं है। गाल्टन जो हो, गाल्टन जो शख्सियत है साथियों, इसने मानसिक परीक्षण को लेकर बात कही। गाल्टन ने किसको लेकर? मानसिक परीक्षण को लेकर। तो आपके सामने विकल्प क्या बचा? मर्फी ही वो व्यक्ति है साथियों जिसने एक बात कही, बुद्धि मनुष्य की क्या है? एक महान संपदा है। तो आप समझ गए होंगे डी विकल्प क्यों सही हुआ। बिल्कुल साथियों, आपको आनंद भी आ रहा होगा। हर विकल्प को लेकर मैं आपके सामने चर्चा करता हूं, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो? क्लियर हो। आपके कम से कम जो भी प्रश्न मेरे से आप पढ़ रहे हो वो आपके इस मानस पटल पर सदैव के लिए क्या हो? चिर स्थायी हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। देखिएगा, जे पिंगट का संबंध है। कई बार पूछा गया पिंगट महोदय, क्या शब्द दिया गया? पिंगेट महोदय। ये पिंगेट महोदय कौन था साथियों? ये पिंगेट महोदय जो था वो जीन पियाजे था। कौन था? जीन पियाजे। तो सोचिएगा जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का
सिद्धांत दिया था। किसने दिया? जीन पियाजे ने। और उसमें किसका उल्लेख किया? ज्ञानात्मक पक्ष का उल्लेख किया, ज्ञानात्मक पक्ष का उल्लेख किया। तो अब यहां क्या पूछ रहा जा रहा है? पिंगेट का संबंध किस पक्ष से है? बिल्कुल आपको आंसर मिल गया होगा, ज्ञानात्मक पक्ष से है। इसका मतलब भावात्मक, क्रियात्मक और व्यवहार, इनसे जीन पियाजे यानी पिंगट का संबंध नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? बहुत ही जबरदस्त है। ऐसा व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष है, कौन सा तत्व है जो किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाने को लेकर बात करता है, जिसमें सांसारिक सुखों की बात होती है, जिसमें भौतिकवाद को महत्व दिया जाता है, जिसमें इच्छाओं की जननी को महत्व दिया जाता है। बहुत सारी चीज बता रहा हूं मैं, आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। देखिए, निम्न में से कौन व्यक्तित्व बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? देखिएगा, सुपर इको नैतिकता की बात करता है। किसकी बात करता है? नैतिकता की। और दिव्य सिद्धांतों की बात करता है। और यदि हम बात करें तो आदर्श की बात करता है और गुणों की बात करता है। तो अब आप सोच लिए होंगे, पहला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। अहम की यदि बात करते हो तो यह वास्तविकता की बात करता है, वास्तविकता की। इसके अलावा यथार्थ को महत्व देता है, यथार्थ को महत्व। तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत। ईड की बात करते हो तो यह सदैव खुद के लाभ की बात करता है। जब खुद का लाभ करेगा तो दूसरों का क्या करेगा? हानि करेगा। इसलिए इसे क्या कहा गया? इच्छाओं की जननी कहा गया है। भौतिकवाद को महत्व देता है, भौतिकवाद को महत्व, और बुराई का प्रबंधन अपने भले के लिए दूसरों का क्या कर देता है? बुरा भी कर देता है। तो बिल्कुल विकल्प क्या हो गया? सी बिल्कुल सही हो गया। उपयुक्त सभी होगा नहीं, सी बिल्कुल क्या हो गया? सही। बिल्कुल ये मनोविश्लेषण सिद्धांत से पूछा हुआ सवाल है। मनोविश्लेषण सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया, और अपने सिद्धांत को समझाने के लिए इन्होंने दो प्रत्यय बताए, एक मन बताया, दूसरा इदम अहम और परम अहम। तो दूसरा जो तत्व था उस पर आधारित यह सवाल पूछा गया है। चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है? बिल्कुल आपने समायोजन की यदि रक्षा युक्ति पढ़ी है तो आप उत्तर दे सकते हो। देखते हैं, क्या सतीपूर्ति, तदात्म में औचित्य स्थापन या साहचर्य? देखिएगा, समायोजन की रक्षा युक्ति की बात हो रही है। समायोजन की रक्षा युक्ति की बात हो रही है, रक्षा युक्ति की। तो समायोजन की रक्षा युक्ति को 4 भागों में बांटा गया है साथियों। कौन कौन से? एक तो हो गया प्रत्यक्ष पद्धति, दूसरी हो गई अप्रत्यक्ष पद्धति, तीसरी हो गई सती पूर्ति, और चौथी हो गई आक्रमणकारी। आक्रमणकारी। देखिएगा, उत्तर आपके सामने निकलकर आने वाला है। प्रत्यक्ष पद्धति में क्या होता है? 4 बातें। सबसे पहले बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को क्या करोगे? दूर। फिर जब दूर नहीं होगी तो अन्य मार्गों की क्या करोगे? खोज करोगे।
उससे भी काम नहीं चलेगा तो लक्ष्य का प्रतिस्थापन करोगे, लक्ष्य का प्रतिस्थापन। उसके बाद वो भी नहीं हुआ तो विश्लेषण कर लोगे, यहां तक आप निर्णय ले लोगे साथियों। तो 4 विकल्प क्या माना गया, यहां पर 4 पद्धति है प्रत्यक्ष को लेकर। फिर हम बात करते हैं इस अप्रत्यक्ष पद्धति को, तो अप्रत्यक्ष पद्धति में भी कम से कम 10 पद्धतियां आती है। देखिएगा, अप्रत्यक्ष की यदि बात करें तो इसमें एक आता दमन, एक आता समन, एक आता है तादात्म्यकरण, एक आता है औचित्य स्थापन, फिर यदि देखते हैं प्रतिगमन, और यदि देखते हैं विस्थापन, और यदि हम देखते हैं शोधन। तो इस तरह की बहुत सारी पद्धतियां आप देखिए, विकल्प कोई मिल रहा है, लक्ष्य युक्ति बिल्कुल, क्षतिपूर्ति है, तादात्म्य भी है और औचित्य स्थापन है। तो नहीं है तो क्या है, सहचर्य विधि नहीं है। और यहां सवाल भी क्या पूछा गया कि कौन सी रक्षा युक्ति नहीं है, तो ये जो साहचर्य है ये आपके व्यक्तित्व मापन की विधि है। किसका, व्यक्तित्व मापन की क्या है साथियों, विधि माना गया है। तो साहचर्य व्यक्तित्व मापन की विधि है, तो ये समायोजन की रक्षा युक्ति नहीं है। तो चलिएगा अगले विकल्प की और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, पेन फिर चेंज कर लेते हैं। शाब्दिक व्यवहार कौशल का महत्व है। शाब्दिक व्यवहार जो होता है किस कौशल का महत्व है, क्या वो संवेदनाओं के विकास को लेकर बात हो रही है, क्या साथियों वो प्रत्यक्षकरण को लेकर बात होती है, क्या ऊपर के दोनों विकल्प को लेकर बात हो रही है। शब्दों का ज्ञान तभी होगा जब संपत्तियों का निर्माण होगा। तो आंसर आपके सामने है डी। इसका मतलब शाब्दिक व्यवहार में संवेदनाओं का कोई औचित्य नहीं, प्रत्यक्षीकरण का भी कोई योगदान नहीं है। जब दोनों का नहीं तो यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत। तो शाब्दिक व्यवहार के लिए संपत्तियों का निर्माण करना आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण हेतु पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ये बात किसने कही। यदि बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते हो तो उसे पुरस्कार मिलना चाहिए। कई बार आपने दैनिक जीवन में देखा होगा, आपने घर पे देखा होगा, बेटा ऐसा मत कर, अगर ऐसा तू नहीं करेगा, बार बार मुंह में अंगुली मत डाल, तो तुझे आज घुमाने लेके जाऊंगा। तो घुमाना एक तरह से उनको क्या पुरस्कृत करना है, तुझे चॉकलेट दूंगा, ये एक तरह से क्या पुरस्कार की प्रणाली। तो इस कथन को किसने कहा, देखिएगा क्रो एंड क्रो ने यह कथन तो नहीं कहा, बानोरा ने सामाजिक अधिगम के बारे में बात कही, सामाजिक अधिगम को लेकर। तो यह भी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि बानोरा ने लगभग देखा जाए शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर चर्चा की है। किसने, क्रो एंड क्रो ने। यदि आप रूसो की बात करते हो तो रूसो तो केवल 2 ही कथन कहता है, प्रत्येक शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए, प्रत्येक शिक्षक को बालक रूपी पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। यह कौन कहता, रूसो। इसका मतलब यह भी नहीं है। तो भाटिया ही तो वो है साथियों जिसने बुद्धि परीक्षण का उल्लेख किया, भाटिया परीक्षण के बारे में बताया, बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण हेतु तो हमें क्या करना चाहिए, उसे इनाम और पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो ए विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
14 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन जब ये बना है, जब बना तब सोचिएगा उस समय इसमें कितने अध्याय, कितनी धाराएं और कितने प्रावधान रहे होंगे, तो उस पर ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा जब ये अधिनियम बना क्या इसमें 5 अध्याय थे? नहीं थे। क्या साथियों इसमें 9 अध्याय थे? नहीं थे। क्या इसमें 10 अध्याय थे जब ये बना? नहीं थे। तो विकल्प क्या हो गया? 7 अध्याय। धाराएं कितनी थी? धाराएं उस समय 38 थी और वर्तमान में क्या हो गया? लगभग 39 वर्तमान में धाराएं हो गई। लेकिन जब यह राजस्थान में लागू किया गया शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को, राजस्थान में कब लागू हुआ? 2011 में हुआ। राजस्थान में जब लागू हुआ तब 10 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 10। तो देखिएगा राइट टू एजुकेशन के कुल अध्याय जब बना तब 7 थे। राजस्थान में जब इसकी 38वीं धारा का लाभ लेते हुए राजस्थान में लागू हुआ तब उसमें 10 अध्याय रहे राजस्थान के अंदर। बाकी जब यह अधिनियम बना उसमें 7 अध्याय थे। तो डी विकल्प क्या हो रहा है? बिल्कुल सही माना जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ पुस्तक के रचनाकार कौन है? क्या गुड है, जीन प्याजे है, वाटसन है या बियर्स है? देखो साथियों, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ कहने का मतलब यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ क्या है? अच्छा है। बिल्कुल, माइंड यानी मानसिकता से है, और फाउंड इटसेल्फ यदि वो स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है। इस पुस्तक पर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था साथियों जो मानसिक रूप से रोगग्रस्त था। जब वो किसी पागल खाने चिकित्सालय में अपने स्वयं का इलाज करवाया और इलाज कराने के दरमियान उसने जो भी अनुभव किए और उन सभी अनुभवों को इसने अपनी पुस्तक में साझा किया है। और इस पुस्तक को जिस मानसिक रोगी ने लिखी थी उस शख्सियत का नाम है बियर्स। क्या नाम है? बियर्स। अब आप सोच रहे हैं गुड होगा नहीं। गुड ने तो अभिप्रेरणा को लेकर बात कही, जीन प्याजे होगा नहीं, संज्ञानात्मकता को लेकर बात कही, वाटसन होगा नहीं, व्यवहार को लेकर बात कही। तो आप समझ गए होंगे ए माइंड दैट इटसेल्फ नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? बियर्स है, जिन्होंने अपने जीवन में जो वो मानसिक रोगग्रस्त थे उस समय उन्होंने जो जो अनुभव किया उन सभी अनुभवों को इस पुस्तक में इसने क्या किया? साझा किया। इस पुस्तक में इसने लिखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? पहले तो यह सोचिएगा शिक्षण सूत्र किसे कहते हैं? क्या शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत एक है? सोचिएगा, बताइए। देखिएगा शिक्षण सूत्र शिक्षण सिद्धांत दोनों अलग है। एक शिक्षक विद्यालय में जाने से पहले जो रणनीति तैयार करता है वो शिक्षण सिद्धांत कहलाता है कि मुझे विद्यालय में जाकर कक्षा में किस तरह से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पढ़ानी है। कक्षा के शिक्षण के दरमियान जिन युक्तियों का प्रयोग करता है उसे शिक्षण सूत्र कहते हैं। तो कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं? देखिएगा सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात। क्या शब्द दिया जा रहा है? ज्ञात से अज्ञात। यह तो शिक्षण सूत्र है। यहां क्या पूछ रहा है? नहीं। सरल से कठिन की ओर, यह भी शिक्षण सूत्र है। अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र नहीं होता है, विशिष्ट से सामान्य होता है। क्योंकि पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र होता है, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र अवश्य होता है। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है? यह आपके साथियों सूझ के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? सूझ के सिद्धांत पर आधारित है।
तो यहां क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो अन से पूर्ण शिक्षण सूत्र नहीं है, तो सी विकल्प क्या माना जा रहा है, सही माना जा रहा है। बाकी के विकल्प क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो ये सी क्या है, बिल्कुल क्या है, सही माना जाएगा पर्सन के अकॉर्डिंग। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं और फिर आपके साथ निरंतर चर्चा करते रहेंगे। ज्ञान विद्यमान है और विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम कहलाता है, ये कथन किस संप्रदाय में कहा गया है। चलिए क्या पूछा जा रहा है, ज्ञान विद्यमान है और विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है, ये विचारधारा किस संप्रदाय के अंतर्गत कई और इस बात को स्वीकार भी नहीं किया गया। देखिएगा, ज्ञान विद्यमान है, बिल्कुल है, विश्वसनीय भी होता है और इस ज्ञान को प्राप्त करना अधिगम भी कहलाता है, लेकिन कौन सा संप्रदाय इस कथन को स्वीकार नहीं करता। तो देखिएगा, व्यवहारवाद तो इस बात को मानता है कि आपका ज्ञान आपको अधिगम की ओर लेकर जाता है। जितने भी व्यवहारवादी है उन्होंने अधिगम को लेकर बात कही। संज्ञानवादी भी इस बात को स्वीकार करते हैं और गेस्टोलवाद भी इस बात को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। जो स्वीकार नहीं करता वो कौन सा है, संरचनावाद है, क्योंकि संरचनावाद क्या करता है, मन की संरचना को स्वीकार करता है, ये प्रयोग को महत्व देता है। इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है, संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक की यदि मैं बात करूं तो वो है आपके विलियम वुंट है साथियों। कौन है, विलियम वुंट। तो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है और इस ज्ञान को प्राप्त करना अधिगम कहलाता है, इस बात को नहीं स्वीकार करने वाला संरचनावादी है। तो डी विकल्प क्या हो गया, सही। व्यवहारवाद के प्रवर्तक कौन है, वाटसन। संज्ञानवाद के प्रवर्तक कौन है, जीन पियाजे। और गेस्टोलवाद के मुख्य प्रवर्तक कौन है, मैक्स वर्दीमान है। तो बिल्कुल आपके सामने और भी बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो गए, तैयार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही मार्मिक और जबरदस्त है। हेज दुविधा का संबंध। पहले ये सोचिएगा, हेज होता क्या है। हेज दुविधा का संबंध किससे है, चॉम्स्की से है, फ्राइड से है, वाटसन से या कोलबर्ग से है। हम बात कर रहे हैं हेज को लेकर। देखिएगा, हम बात चॉम्स्की को लेकर करते हैं तो चॉम्स्की का संबंध तो भाषावाद से होता है, तो यह विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। फ्राइड की यदि बात करते हैं तो इसका संबंध मनोविश्लेषण से होता है साथियों। किससे होता है, मनोविश्लेषण से होता है। इसका मतलब यह विकल्प भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। अब आप सोच रहे हैं क्या हेज की दुविधा का संबंध वाटसन से, और वाटसन का नाम जब हम लेते हैं तो हमारे सामने एक ही झलक आती है, वो है व्यवहार। तो यह विकल्प भी क्या हो गया, गलत हो गया। व्यवहारवाद भी क्या हो गया, गलत। तो इसका मतलब हेज की दुविधा को लेकर जो कथन कहा गया वो नैतिक विकास को लेकर कहा गया था। नैतिक विकास को लेकर हेज नाम का एक व्यक्ति था जो गलत दिशा की ओर अग्रसर हुआ, गलत दिशा की ओर चला, जिसको वापस उस दुविधा को, गलत दिशा को नैतिकता की ओर लाने के लिए कोलबर्ग ने काफी क्या किए, कार्य किए। तो डी विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अब 19वां आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। बात हो रही है ब्रिजेश की संवेग विकास की स्कीम के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस आयु में प्रकट होती है। कहने का मतलब एक ब्रिजेश नाम का व्यक्ति है, उसका यह मानना है
कि किसी भी बालक में ईर्ष्या के भाव किस आयु वर्ग में आते हैं। चलिए, क्या 5 साल की अवस्था तो आदर्श काल है, जब सीखने का आदर्श काल है तो ईर्ष्या वगैरह होता ही नहीं, तो ये विकल्प तो क्या हो गया, गलत। तब 5 साल का नहीं है तो 3 साल में तो आएगी नहीं। फिर भी आप सोचते हैं कि किस वर्ष में ईर्ष्या के भाव आते हैं, तो बिल्कुल यहां वर्षों का उल्लेख नहीं है साथियों, यहां तो महीनों का उल्लेख है। तो क्या 12 माह में नहीं है, यहां तो बाल्य अवस्था की बात से तो संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें बालक ज्यादा कुछ नहीं समझ सकता। शिशु 12 माह का शिशु, 1 साल का शिशु क्या समझता, नहीं। तो ईर्ष्या के भाव जो होते हैं, कौन अपना कौन पराया, इस तरह की यदि बात करें तो 18 माह से यह प्रादुर्भाव हो जाता है और किशोरावस्था तक आते आते कई तरह के भाव उसमें विकसित हो जाते हैं। तो महीनों के हिसाब से आपका डी विकल्प क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, किशोरावस्था का विशेषता कौन सी नहीं है। देखिएगा, किशोरावस्था में विरोधी मानसिक दशाएं होती है, बिल्कुल होती है, तो यह तो विशेषता है। यहां क्या पूछा जा रहा, नहीं है। किशोरावस्था को वीर पूजा का काल भी कहा गया, तो यह भी विशेषता है। किशोरावस्था को लिबिडो का काल भी कहा गया, लेकिन संग्रह का जो प्रवर्ता है यह बाल्य अवस्था है। कौन सी है, बाल्य अवस्था है। इसका मतलब यह विकल्प क्या हो गया, कौन सी विशेषता नहीं है, तो यह क्या है, सी विकल्प क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। बाकी ये क्या हो गए, गलत। तो संग्रह का काल बाल्य अवस्था को कहा गया। तो बिल्कुल साथियों, आज जो मैंने सेशन लिया है, जो मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी का भाग 17 था, तो बिल्कुल इसमें ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने शिक्षक सर के रूप में उपस्थित हुआ हूं। और बिल्कुल आप मेरे नाम से बिल्कुल परिचित हो। लगभग अब तो आपने उदयपुर के सिरजी स्टडी सेंटर पर मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी बहुत सारी पढ़ ली है साथियों। तो बिल्कुल आप इस बात को अच्छे से दिल और दिमाग में निश्चित कर लीजिएगा, यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने दिल से नहीं पढ़ोगे साथियों, मनोविज्ञान किसी से भी पढ़ लीजिए, तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब आप खुद जानने की इच्छा नहीं रखोगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक साथियों आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और निरंतर क्या कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा। फिर मुलाकात करते, जय हिंद।